नमस्कार दर्शकों। नमस्कार एमपी में आप सभी दर्शकों का मैं सुमिता सिरोठिया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि नमस्कार एमपी शुरू होते ही हम जानते हैं आज की तिथि और आज का इतिहास। तो सबसे पहले जानते हैं आज की तिथि। तो आज की तिथि है, जैसे कि आज तारीख है 22 अगस्त 2022, दिन है बुधवार सोमवार का, और विक्रम संवत 2079 भाद्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। तो आज के दिन की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, ये थी आज की तिथि और अब आगे चलते हैं और जानते हैं आज का सुविचार। तो आज का सुविचार है, जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती है, उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। तो देखा दर्शकों, ये बिल्कुल बात सही है कि अगर आप खुशियां बांटते हैं तो उनमें कोई कमी नहीं आती है। तो हमेशा खुशियां और प्रेम बांटते रहिए और अपनी सद्भावना जो रिश्तों में होना चाहिए वो बनी रहनी चाहिए। तो ये था आज का सुविचार और अब आगे चलते हैं, जानते हैं आज का इतिहास। जैसा कि आज तारीख है 22 अगस्त 2022 और आज ही के दिन यानी कि 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की राजधानी, जिसे हम चेन्नई से जानते हैं, तत्कालीन मद्रास के रूप में जाना जाता था, उसकी स्थापना आज ही के दिन हुई थी। और आज बात करें तो 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं, ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी आज ही के दिन। और आज ही के दिन 2018 में राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी में स्वर्णिम सफलता हासिल कर एशियाई खेलों की निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला थीं। तो ये था हमारे आज का इतिहास, क्योंकि गौरव बहुत विशाल है। महिला जो हमारी राही सरनोबत थी, उन्होंने स्वर्ण पदक आज ही के दिन पहली बार जीता था। तो ये हमारे देश के लिए और महिलाओं के लिए एक बड़ी सम्मान की बात है। तो ये था आज का इतिहास और अब आगे चलते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं आज की बात में हम किस बात पर ख़ास बातचीत करने वाले हैं। दर्शकों, जैसा कि चुनाव आ ही रहा है अगले साल, बट हमारे जो दर्शक हैं और जो हमारे मतदाता हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में उनके अधिकार क्या हैं। तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम राजन जी, जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। तो सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। तो दर्शकों, और हमारे साथ एक गायिका हैं हनी गुप्ता जी, जो कि हमें बीच बीच में 75वीं स्वतंत्रता जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में बीच बीच में हमें बहुत अच्छे भक्ति गीत सुनाएंगी। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। तो दर्शकों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो विशेष है और लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है। तो आपको हमारे टेलीफोन नंबर्स भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। जैसा कि नंबर है 0755266004 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो है 1800233040। तो ये थे हमारे टेलीफोन नंबर्स। और अब मैं सबसे पहले हमारे जो राजन सर हैं उनसे मैं जानना चाहती हूँ सर कि जो क्वालिफाइंग डेट्स हैं वो वर्तमान में क्या हो गई हैं, हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। देखिए, अभी तक जो क्वालिफाइंग डेट होती थी, 18 साल आदमी किस दिन पूरा करता है, वो उस साल की 1 जनवरी होती थी। जैसे अभी हम 2022 में बैठे हैं, तो जो क्वालिफाइंग डेट होती थी 1 जनवरी 2022 को जो लोग 18 साल के हो जाते थे उनकी गणना होती थी और उनका नाम जोड़ा जाता था। अभी चुनाव आयोग ने इसमें परिवर्तन किया है और वर्ष में 4 क्वालिफाइंग डेट्स तय की गई हैं। 1 जनवरी जो पहले से आ रही थी वो तो है ही, इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, इन तिथियों में भी जो युवा या जो लोग 18 साल के होते हैं उन्हें चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की पात्रता आ जाती है। अर्थात वो इसी वर्ष में मतदाता बन जाते हैं और चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी एक सुविधा जो हमारे आयोग ने करी है कि आप पहले 1 साल में 1 बार आप रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, अब आप ये सुविधा साल भर में 4 बार ले सकते हैं। तो पहले 1 वर्ष का आपको इंतजार करना होता था। जी जी जी। अब आप 1 वर्ष में 4 बार आपकी पात्रता का निर्धारण होता है। तो जो युवा हैं, जो 17 साल पूरा करके 18 साल के हो रहे हैं,
उनको ज़्यादा अवसर मिलते हैं अपना नाम जुड़वाने की और इंतज़ार नहीं करना पड़ता उनको। जी, बहुत ही अच्छी आपने यहाँ पर हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं सर ये जानना चाहती हूँ, जो बच्चे 17 साल की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर मतदाता सूची में नाम जुड़वाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जो बड़ा आसान है। आप ऑनलाइन भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं, और यदि ऑनलाइन किन्हीं कारणों से नहीं जुड़वा पा रहे हैं तो हर मतदान केंद्र का एक इंचार्ज अधिकारी होता है जिसको हम BLO कहते हैं। BLO का मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। तो मध्य प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 65,000 मतदान केंद्र हैं और उतनी ही संख्या में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं। तो आप एक फॉर्म 6 होता है, छोटा सा फॉर्म है, आप ऑनलाइन भी भर के उसको जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो फॉर्म को भर के आप बूथ लेवल ऑफिसर को देते हैं और आपका नाम जुड़ जाता है मतदाता सूची में, और वोटर ID कार्ड आपका बन जाता है। और अब एक नई व्यवस्था लागू हुई है, मैं बता देता हूँ उसको भी, कि पहले जो ID कार्ड आपका बनता था वो BLO के माध्यम से आप तक पहुँचता था, जो नया वोटर होता था। लेकिन अब ये व्यवस्था ये कर दी गई है कि वो स्पीड पोस्ट से आप तक पहुँचेगा। तो जो आप फॉर्म 6 भरते हैं, तो फॉर्म 6 में जो आप एड्रेस देते हैं, जो आपने अपना पता डाला है, उस पते पे डाक से स्पीड पोस्ट से आपको आपका कार्ड बन के चला जाता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन आवेदन करिए। जैसे आप 18 साल के होते हैं, आपकी पात्रता होती है, या कोई नया आदमी भी जोड़ना चाहता है, ट्रांसफ़र होकर के आया है, या कोई और कारण हो सकते हैं। कहने का आशय ये है कि आप आवेदन करते हैं और उसके बाद प्रक्रिया अनुसार कार्ड आपका बन करके आपके घर के पते पे आप तक पहुंच जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और एक सटीक जानकारी आप सभी दर्शकों को दे रहे हैं राजन सर। जैसे कि हमारे बीच में एक गायिका हैं हनी गुप्ता जी। हनी गुप्ता जी, आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले आपका छोटा सा परिचय लेना चाहूँगी यहाँ पर, कि आपने गाने के लिए कैसे शिक्षा ली, कैसे आपने शुरुआत की? मैडम, गाने के लिए शिक्षा तो मैंने अभी ही ली है, 1 साल पहले शुरू की है। लेकिन बचपन से मतलब मेरी फैमिली में थोड़ा सा माहौल रहा है, तो गाने का शौक था। लेकिन फिर जब शादी हुई उसके बाद एक दिन हस्बैंड ने मुझे गाते हुए सुना, तो उन्होंने फिर मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाया, बोला आप ज़रूर आगे जाओ, आपकी आवाज़ है, ईश्वर ने दी है। तो बस वहीं से शुरुआत की है। और पहले 2-3 साल पहले ही मैंने मतलब गाना शुरू किया है। तो पहला मंच मुझे नेमा संदेश कार्यक्रम एक हुआ था गाने का, तो उससे मुझे पहला मंच मिला था। जी, बहुत अच्छी बात है। और अभी हमारे दर्शकों को आप क्या आज सुनाने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं एक देशभक्ति गीत वंदे मातरम से शुरुआत करूंगी। जी जी जी। ब्लूटूथ मोड। ठीक है, तो जी, तो जैसे कि आपका ये जो सिस्टम है वो तैयार हो रहा है, काफ़ी कुछ बहुत प्रिपरेशन करके आई हैं हनी जी। तो चलिए सुनते हैं। हनी जी, तैयार हैं आप? जी मैडम। जी। वंदे वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलाम मातरम वंदे। ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितः ध्रुवदलशोभिनी। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे
कमलाम अमलाम मतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम श्यामलाम शरलाम सुभताम भुजिताम भरणिं भरणिं मातरम वन्दे मातरम। ये जो गीत है कहीं ना कहीं हमें आज़ादी और स्वतंत्रता के प्रति और ओतप्रोत कर देता है और हमें देशभक्ति से भर देता है। ये गाना बहुत ही खूबसूरत आपने ये गीत हमारे बीच में गाया। तो अब राजन सर, मैं आपसे अगला प्रश्न जानना चाहती हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसकी क्या प्रक्रिया है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, वो एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी आदमी अपना नाम जुड़वाना चाहता है वो आवेदन कर सकता है। यदि कोई संशोधन चाह रहा है, आपने उसकी जानकारी में कोई परिवर्तन करना चाह रहा है, तो वो भी इस ऐप के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है। तो एक हमारी हेल्पलाइन नंबर है, उसका भी आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या वो हेल्पलाइन है? हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1950-1950। हमारा संविधान भी उसी वर्ष में अंगीकार किया गया था। सर, एक जो वेबसाइट है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। वेबसाइट बड़ा सिंपल सा है, ceo.madhyapradesh.nic.in, www.ceo.madhyapradesh.nic.in या www.chiefelectoralofficermadhyapradesh.nic.in। जी, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे हमारे। तो दोनों तरीके से, यदि आप इस वेबसाइट के माध्यम से या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, या जैसा मैंने पहले कहा, किन्हीं कारणों से यदि आप ऑनलाइन मोड में नहीं आवेदन कर पाते हैं तो जैसे हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो आपके मतदान केंद्र के प्रभारी हैं, जो आपके यहाँ जाते रहते हैं, आपसे मिलते रहते हैं, उनके माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं और आपके आवेदन के आधार पे आपका नाम जुड़ जाएगा और नाम जुड़ने के बाद आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो बन करके स्पीड पोस्ट से आपके पते पर आपको पहुंच जाएगा। जी सर, हमारे एक कॉलर हैं फ़ोन लाइन पर, मिश्रा जी हैं। जी मिश्रा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एमपी कार्यक्रम में। तो अपना प्रश्न करें। लोकसभा की जो लिस्ट होती, विधानसभा की लिस्ट होती, एक होती वही उसके हिसाब से हमारा वोट डालने का पहचान पत्र होता है, और जो हमारी गांव सभा की लिस्ट होती है, प्रधानी चुनाव होते, बीजेपी चुनाव होते, उसमें नाम भी बदला होता है। मिश्रा जी, आपका प्रश्न हम समझ नहीं पा रहे हैं, फिर से एक बार बोलें। आप आराम से अपना प्रश्न बोलें, आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहे हैं। आप फोन कट हो गया। तो वोटर कार्ड में इनका प्रश्न शायद ये था कि वोटर कार्ड में इनका जो नाम है वो कैसे परिवर्तित करवा सकते हैं अगर करना चाहें। नहीं, मैं वही बता रहा था कि वोटर कार्ड में, वोटर सूची में यदि कोई नया व्यक्ति अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो ऐप के माध्यम से या वेबसाइट पे जो मैंने बताया उसके माध्यम से आवेदन कर सकता है। अपने नाम में कोई, मान लें एड्रेस में परिवर्तन करना चाहता है, उसके नाम में कोई त्रुटि है, नाम गलत दर्ज हो गया, उसको चेंज करना चाहता है, तो आप ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से अपना आवेदन करें और उस त्रुटि में सुधार करके आपका नाम जोड़ करके नया एपी कार्ड बना करके आपके पते पे स्पीड पोस्ट से पहुंचा दिया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, आपसे कोई इसके लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी, तो इस ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया को सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस तरह से आप कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मतदाता सूची में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, बताया सर ने। सर, एसएसआर की शुरुआत जो है वो कैसे शुरू हो रहा है उसके बारे में बताएं। एसएसआर जो होता है हर साल में एक बार मतदाता सूची का, उसको हम विशेष पुनरीक्षण कहते हैं हिंदी में। जैसे अभी 9 नवंबर को, इसी साल 9 नवंबर को हर मतदान केंद्र पे मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। हमारे यहाँ 64,634 मतदान केंद्र हैं। हर गांव के हर मतदान केंद्र पे उस मतदान केंद्र में जो दर्ज मतदाता हैं उनकी सूची वहाँ पे चस्पा की जाती है। गांव वालों से अपेक्षा होती है कि वो अपना नाम उसमें देखते हैं। 9 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर, एक महीने के बीच में ऐसे मतदाता जो अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं
या उस सूची में मान लीजिए कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, या कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको लगता है कि मेरा नाम सही ढंग से नहीं लिखा गया, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये सभी लोग अपना आवेदन वहाँ उपस्थित बीएलओ पूरे 1 महीने तक उस मतदान केंद्र पे जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें बैठता है। उस जो सैटरडे संडे में बीएलओ घर घर जाकर के उनसे पूछता है कि परिवार के लोगों से कि आपका नाम जुड़ा है कि नहीं। वो ये देखता है कि उस परिवार में यदि कोई 18 साल से ऊपर का हो गया है तो उसका नाम जुड़ जाए, उसके आवेदन प्राप्त करता है। तो इस 1 माह की अवधि में मैं ये आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में जो लोग भी सुन रहे हैं, कि 9 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में जब आपके गांव में आपके गांव की मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, तो आपका दायित्व है कि आप ये देखें कि आपका नाम उस सूची में है कि नहीं। यदि नाम नहीं है और आप उस गांव में रहते हैं, रह रहे हैं, तो आप तत्काल आवेदन करें, आपका नाम सूची में जोड़ा जाएगा। यदि कुछ ऐसे लोगों का नाम उसमें है जिनकी इस दौरान मृत्यु हो गई है, उसके बारे में बताएं, उनका नाम हटाया जाएगा। यदि आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, आपका नाम गलत लिखा है, आपके पिताजी का नाम गलत लिखा है, आपकी आयु गलत लिखी है, उसमें आप सुधार करना चाहते हैं, आप अपना आवेदन दें। बीएलओ आपके गांव में रहेंगे, 1 महीने तक प्रतिदिन उपलब्ध रहेंगे। आप आवेदन करिए और उस पर कार्रवाई करके हम लोग अंतिम सूची का प्रकाशन 5 जनवरी, अगले साल की जो 5 जनवरी है, वो फाइनल सूची का प्रकाशन करेंगे। तो आपसे अपेक्षा है कि इस अवधि का लाभ उठाएंगे आप। 9 नवंबर से 8 दिसंबर आप याद रखें, और यदि आपका नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाएं उसमें। जी, तो सर ने बताया कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जैसा कि हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी जो है हर सोमवार से शुक्रवार पर 12 बजे दिन को टेलीकास्ट होता है, और ये लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है। तो आप अपनी जो भी कोई भी विषय से संबंधित प्रश्न हो, समाधान चाहते हो, तो आप कर सकते हैं हमारे डीडी मध्य प्रदेश पर। तो अब जानते हैं हमारे कॉलर हैं फ़ोन पर, ऋषि मोहन जी हैं। ऋषि मोहन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। मैं सर से मैडम ये जानना चाहता हूँ कि कोई सरकारी कर्मचारी यदि है तो वो एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरण होता है, तो उस स्थिति में आपका प्रश्न हम नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा रहती है करवाने के लिए। जी समझ नहीं आया। आपका प्रश्न समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में। तो दूसरे शहर में उसका ट्रांसफर होता है। फिर से बोलिए, आप प्रश्न दोहराएं प्लीज। ऋषि मोहन जी, ऋषि मोहन जी अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है जी, तो उस स्थिति में मान लीजिए उसका भोपाल में कार्ड बना हुआ है जी, और वो कहीं दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, तो उस स्थिति में उसका नया वोटर कार्ड कैसे बन सकता है? ठीक है, जी, ठीक जी। है, ठीक। जितना हम समझ पा रहे हैं सर, नहीं, प्रश्न का उत्तर आपका प्रश्न ये है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और आज मान लीजिए कि वो जबलपुर में नौकरी करता है और उसका ट्रांसफ़र होकर के अब वो भोपाल आ गया, तो नई जगह पे उसका वोटर कार्ड कैसे बनेगा, मेरे समझ से ये आपका प्रश्न है। तो मैं पुनः वही बता रहा हूँ कि इसमें भी आपको एक आवेदन देना होता है। आप एक आवेदन देते हैं नए वोटर आपका कार्ड बनाने के लिए, और आप उसमें बताते हैं कि मेरा पुराना कार्ड जबलपुर में था, उस कार्ड का ये नंबर है, मैं ये कार्ड छोड़ रहा हूँ, भोपाल में रहता हूँ, भोपाल में रहते हुए मेरे को 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जो भी समय हो गया है, मेरा नया कार्ड भोपाल के एड्रेस पे बना दिया जाए। और जिस प्रक्रिया से किसी नए आदमी का 18 साल के नए बच्चे का नाम जुड़ता है, उसी प्रक्रिया से आपका नाम भोपाल के एड्रेस पे आपका नया कार्ड बन जाएगा और जबलपुर से आपका नाम हट जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह मतदाता हो सकता है। तो चूँकि आप ट्रांसफ़र होकर के मान लीजिए भोपाल आ गए हैं, तो नई जगह जहाँ भी आप गए हैं वहाँ आपका कार्ड बन जाएगा। आप वहाँ के बीएलओ को, अपने बीएलओ को आवेदन कर दें, या अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर दें। जी, तो जैसा सर बहुत सारे लोग जो मज़दूर आते हैं दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप, इसी से रिलेटेड, अगर वो अपना कार्ड बनवाना चाहते हैं, वोटर आईडी जो है? देखिए, ऐसा है कि सामान्यतया वोटर आपको उस जगह का मतदाता आप होते हैं जहां आप सामान्यतया निवास करते हैं जी। अब यदि किसी दूसरे राज्य से कोई मजदूर मध्य प्रदेश में आकर के, जिसको हम सीजनल माइग्रेशन कहते हैं, खाने कमाने के लिए, अपने यहाँ से भी लोग गुजरात जाते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, लेकिन ये 3 महीने के लिए जाते हैं और वहाँ पे फसल के बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे लोग ना यहाँ से नाम कटवाना चाहते हैं, ना वहाँ नाम जुड़वाना चाहते हैं। यदि कोई
परमानेंटली इस तरह से वहाँ से आकर के यहाँ रहना शुरू करता है और चाहता है कि हमारा नाम मध्य प्रदेश में जुड़ जाए, तो वही प्रक्रिया जो मैंने भी ट्रांसफ़र वाले केस में बताई थी कि उसका नाम यदि गुजरात से कोई आदमी आके यहाँ रह रहा है तो फिर उसका नाम यहाँ जुड़ जाता है, यदि वो 1 साल से रह रहा है, 6 महीने से रह रहा है, और वहाँ से उसका नाम कट जाता है। तो ये प्रक्रिया सब में एक ही है, यदि वो यहाँ नाम जुड़वाना चाहता है तो उसका यहाँ नाम जुड़ जाता है। जी, तो हनी जी आप अपने बारे में बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ से ली? मैडम मैंने सिवनी जो शहर है छिंदवाड़ा के पास है, वहाँ से ही शिक्षा लिया है। अपना ग्रेजुएशन भी वहीं से कंप्लीट किया है, और अभी जो संगीत की शिक्षा ले रही हूँ वो भी वहीं मेरे गुरु हैं श्री रोहन मरावी सर, उनसे ले रही हूँ शिक्षा। तो कैसे मोटिवेशन आया कि आपको संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है? मैडम मुझे मोटिवेट तो मेरे हस्बैंड ने किया कि आप आइए इस फील्ड में आगे बढ़िए करके, पर मैं देखती थी कि मेरे जो शहर की मातृशक्तियाँ हैं वह कैसे अपने घर के कार्य के साथ साथ मतलब जो उनके अंदर टैलेंट है उसको भी वो बाहर धीरे धीरे लाती थी। तो वो सब देख के मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी कुछ करूं। बिल्कुल, मतलब आपको सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। बहुत छोटी उम्र में, यानी आपने 11 वर्ष से संगीत के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम 11 वर्ष की उम्र में एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी निर्माण संस्था के द्वारा, तो उसमें मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए, तो अब आपकी कोई स्वरचित कविता हो या गीत हो जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हो? जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है मैं वही एक गीत सुनाना चाहूँगी, तिरंगा के ऊपर उन्होंने बनाया है। जी जी बिल्कुल, चलिए। तो शुरू करें। ये आपकी स्वरचित रचना है, मतलब मेरे गुरुजी की स्वरचित है ये रचना। चलिए। ले तिरंगा चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं लोग मेरे गाँव के। ले तिरंगा चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले तिरंगा चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं लोग मेरे गाँव के। खोजते हैं झोपड़ी और खोजते घर गाँव के, खोजते हैं झोपड़ी और खोजते घर गाँव के, हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं लोग मेरे गाँव के, हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं लोग मेरे गाँव के। ये तिरंगा देश का गौरव भारत की ये शान है, ये प्रतीक है आज़ादी का, इस पे जा कुर्बान है। ये दिखाने चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ये दिखाने चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं लोग मेरे गाँव के, हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं लोग मेरे गाँव के। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मेरा मना रहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मेरा मना रहा। बीते 75 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास ये बता रहा, ये बताने चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ये बताने चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं लोग मेरे गाँव के, हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं लोग मेरे गाँव के। ले तिरंगा चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, हर घर तिरंगा फहराएंगे लोग मेरे गाँव के।
बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था 13 से 17 अगस्त के बीच में आपको हर घर तिरंगा अभियान जो उन्होंने बोला था उसका जो परिपालन है वो बहुत अच्छी तरह से सभी भारतवासियों ने किया है, अपने घर पर तिरंगा फहराया है और अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित किया है। तो आपने बहुत ही सुंदर गीत हम सभी दर्शकों को और हमें सुनाया। तो सर मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि आधार कार्ड जो होता है उसको वोटर आईडी से कैसे जोड़ा जा रहा है, उसकी क्या प्रक्रिया है? अगेन अभी आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का काम चल रहा है जी। और लगभग 2 करोड़, हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ 36 लाख मतदाता हैं जी। इनमें से 2 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर लिया है। इसके लिए भी ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है जी। जिस वोटर हेल्पलाइन ऐप की मैं बात कर रहा हूँ आपको सभी को डाउनलोड करना चाहिए और बहुत छोटी सी चीज़ है उसमें। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आप अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर उसमें डालते हैं जो 10 अंकों का नंबर है और उसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर डाल करके आप सबमिट कर देते हैं और आपके आधार की जानकारी दर्ज हो जाती है। यदि आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो फिर वही जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं हमारे वो घर घर जा कर के आपसे संपर्क कर रहे हैं। आप वो फॉर्म 6B है उसके लिए एक छोटा सा आधे पन्ने का फॉर्म है। फॉर्म क्या है उसमें आपको अपना नाम डालना होता है, अपना एपिक कार्ड जो वोटर आईडी कार्ड है उसका नंबर डालना होता है और अपना आधार नंबर डालना होता है और वो डाल करके आप BLO को दे दीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन तो BLO कर देता है। तो अभी तक लगभग 2 करोड़ लोगों ने ये काम कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में 100% हम लोग इस काम को कर लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है, करना चाहिए। जी। तो आपने यहाँ जानकारी दी। सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ, यहाँ पर आज हमारे जो लंपी रोग जो बहुत आम आप देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो गांठनुमा एक रोग होता है गायों में और जानवरों में फैल रहा है, तो उसके लिए एक स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है, तो उसके बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो हमारे आज के विशेषज्ञ भी हैं, फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा परते जो कि अतिरिक्त उप संचालक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्ते। तो मैडम जैसे कि लंपी रोग जो एक गांठनुमा रोग होता है, स्किन पर एक स्किन डिजीज़ है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से फैल रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं फैलने से। जी, लंपी स्किन डिजीज एक दुधारू पशुओं में फैलने वाला विषाणु जन्य रोग है जो कि अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पशुओं को प्रभावित कर रहा है। जी। प्राथमिक लक्षण के तौर पे हमारे दुधारू पशुओं को तेज बुखार आना, खाना पीना कम कर देना और पूरे शरीर पर लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की गांठें उत्पन्न हो जा रही हैं, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। और जो हमारे पशु मालिकों को आर्थिक नुकसान है उसमें दूध उत्पादन में कम हो जाता है, कभी कभी पशुओं की मृत्यु भी हो जा रही है। यह जो रोग है वो स्वस्थ पशु को फैलने के लिए बीमार पशु के संपर्क से हमको बचाना है, साथ ही अपनी गौशालाओं में मक्खी और मच्छरों की न उत्पन्न होने के लिए धुआं करना, फॉर्मेलिन, फिनॉक्सिलिन और नमक के घोल का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे ही किसान भाई को ये लगता है कि हमारे गौशाला में लंपी स्किन डिजीज है तो सबसे पहले उस बीमार पशु को अलग कर दें और गौशाला की साफ सफाई का ध्यान रखें, शाम के समय धुआं कराएं, पशु का जितना जल्दी हो उपचार कराएं, उसको एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन पशुपालन विभाग के द्वारा पशु चिकित्सक के माध्यम से दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो राज्य स्तरीय कॉल सेंटर एलर्जी के लिए है जिसका नंबर है 0755276758 इस नंबर पर सूचना देना है और ताकि आपके गांव और आपके क्षेत्र में पशुपालन विभाग के द्वारा आवश्यक सावधानियां की जा सके। इसमें एक और बात जो है वो मृत पशु अगर आपका कोई एलर्जी से जिसकी मृत्यु हो जाती है उस पशु को हमको जमीन में 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा करके नमक और चूने के साथ दफनाना है ताकि उसका संक्रमण हमारे अन्य पशुओं को ना लगे। तो ये सारी सावधानी से हमारे क्षेत्र में हमारे गाँव में कम फैलेगी। जी डॉक्टर मैं आपसे यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जो अभी मध्य प्रदेश में लंपी रोग की क्या स्थिति बन रही है? जी ये इंदौर संभाग में इंदौर, नीमच, रतलाम इस तरफ के जिलों में कुछ अभी केसेस रिपोर्ट हुए हैं और प्रतिबंधात्मक और सावधानी के तौर पर पूरे प्रदेश में विभाग के द्वारा अलर्ट जारी है। जी तो इस पर रोकथाम लगाने के लिए आप क्या, जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं
उनको आप क्या समझाइश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो अपने पशुओं को क्लोज मॉनिटरिंग में रखें, देखें कि अगर किसी तरह की गठान उत्पन्न होती है, आपके पशु को तापमान बढ़ रहा है, बुखार आ रहा है और इस तरह की गठान अगर आ रही है तो सबसे पहले तो पशु को अलग कर दें बाकी पशुओं से, क्योंकि उसी पशु से आपके बाकी पशुओं को रोग फैलेगा जी। तो उसका आइसोलेशन बहुत जरूरी जी। तो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी लंपी रोग के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि हमने अभी जाना कि लंपी रोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक भयावह स्थिति ले सकता है और ये संक्रमित रोग है, तो इससे बचने की और जानवरों को बचाने की भी बेहद ज़रूरत है। तो सर, आपने जैसा कि सुना, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा कि इन्होंने बताया, लोगों को आप भी समझाइश दे दें, आपका भी एक संदेश चला जाएगा। नहीं, जैसा अभी डॉक्टर मैडम बता रही थी जी, जैसा उन्होंने कहा कि रोग के लक्षण के बारे में बताया जी, और ये भी कहा किसान भाइयों से कि यदि आपके पशुधन में ऐसी कोई भी चिन्ह दिखते हैं, ऐसी कोई बीमारी के लक्षण दिखते हैं, तो तत्काल उन्हें अलग करें। और एक उन्होंने नंबर भी बताया, अगर आपने नोट किया हो उस नंबर पर संपर्क करें तो आपको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन मिले जी, और आप अपने पशुओं की रक्षा कर सकें। जी। सर, यहाँ पर ईवीएम के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, बट एक वीवीपैट जो पैट होता है, जो उसके बारे में और उसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, हमारे यहाँ जो मतदान होता है वो ईवीएम के माध्यम से होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं जी, और काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो गांव के हर व्यक्ति ने उसके माध्यम से वोट दिया है और उन्हें पता है कि ईवीएम के माध्यम से वोट कैसे देते हैं। पहले वीवीपैट नहीं था, वीवीपैट कुछ वर्षों से पहले से अमल में लाया गया है। इसमें ईवीएम मशीन को उससे जोड़ते हैं। जब हम मशीन का बटन दबाते हैं ईवीएम में, तो हम जिस कैंडिडेट के आगे हमने बटन दबाया होता है उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो आपको वीवीपैट पे दिखता है। वीवीपैट जो मशीन है, जो ईवीएम के साथ लगी होती है, उसमें एक स्क्रीन होती है। उस स्क्रीन पे आपने जिस चुनाव चिन्ह पे भी बटन दबाया होता है वो चुनाव चिन्ह उस पर 7 सेकंड तक दिखता है और एक पर्ची कटती है। वो पर्ची दिखती है, जैसे प्रिंटर होता है, फिर वो पर्ची कट करके ईवीएम से, वो वीवीपैट से लगा एक बॉक्स होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें वो पर्ची गिर जाती है। तो मतदाता जो वोट डाल रहा होता है, कम से कम उसे इस बात का विश्वास होता है कि मैंने जो बटन मैंने दबाया उस पे जो चुनाव चिन्ह बना था वही चुनाव चिन्ह उसको ईवीएम के, उसको वीवीपैट के स्क्रीन पे दिखता है और वही पर्ची नीचे कट के गिरती है। तो मतदाता को आश्वस्त करने के लिए, इस बात की तसल्ली के लिए कि आपका मत उसी व्यक्ति को जा रहा है जिस व्यक्ति के पक्ष में आपने मतदान किया है, वीवीपैट की व्यवस्था लागू की गई है। और आगे जब मतगणना होती है तो कई रैंडमली कुछ ईवीएम मशीनों में जितने वोट डले होते हैं वीवीपैट से उतनी वो जो पर्चियां कट के गिरती हैं उसको निकाल करके उसकी गिनती करके ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि मशीन में जो डाला गया है वीवीपैट में वही निकल रहा है, ताकि कहीं भी इस तरह की संभावना या इस तरह की भ्रांति या भ्रम जो कई बार स्थिति उत्पन्न होती है वो समाप्त किया जा सके। मतलब एक कहीं ना कहीं आपको एक वैलिड रीज़न दिया जा रहा है कि आपने किसको वोट किया है और प्रॉपर आपकी जो मॉनिटरिंग है वो वीवीपैट मशीन के द्वारा हो जाती है कि आपने किस चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है अपना, तो ये कंफर्म हो जाता है यहाँ पर। सर, मुझे एक और बताइए कि युवाओं में जो मतदान जो कर रहे हैं युवा, उनके लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, जो क्योंकि कल के भविष्य हैं हमारे मतदाता जो युवा हैं, उनके लिए क्या प्रसार के लिए आप कर रहे हैं? नहीं, युवा मतदाताओं के लिए खास करके जो जैसे हमारे जो कॉलेजेस हैं या जो स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ 10वीं के बाद 10वीं से 12वीं के बच्चे हैं जो 18 साल की उम्र में जाने वाले हैं, या कॉलेज में जो बच्चे आ चुके हैं, तो हर कॉलेज में एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है, इसका गठन किया गया है। हर कॉलेज में कैंपस एम्बेसडर की व्यवस्था है, एक लड़कों में से एक लड़कियों में से, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों। तो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में कोई भी बच्चा उसका सदस्य बन सकता है और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से हम लोग चुनाव संबंधी गतिविधियों का, मतदाता या मतदान संबंधी जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे उनको परिचित कराते हैं। हम लोग अपने आयोग, हमारा जो दफ्तर है उसमें हम लोग इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स भी करते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले नूतन कॉलेज की बच्चियां थीं, वहाँ पे 60 घंटे का एक प्रोग्राम करते हैं। अभी हाल ही में एक्सीलेंस कॉलेज जो भोपाल में उनका समाप्त हुआ है, अब MLB के बच्चों के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में, जो चुनावी प्रक्रिया है उसके बारे में उनको जानकारी भी देते हैं
और जो क्लब्स का गठन कर रहे हैं उसके माध्यम से उनके नाम जोड़ने की कार्रवाई है। जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे हम लोगों ने 4 क्वालिफाइंग डेट के बारे में बात की, तो ये बात इन क्लब के माध्यम से, इनके मेंबर्स के माध्यम से कॉलेज में पढ़ने वाले बाकी बच्चों तक जाती है, और जो जानकारी कॉलेज या स्कूल के बच्चों तक जाती है वहीं तक सीमित नहीं होती, उनके माध्यम से उसके परिवार तक जाती है, और फिर उनके संपर्क में जो भी लोग आते हैं उनको जाती है। तो एक चेन बनती है इन्फॉर्मेशन के जाने और आने की, तो इसका फ़ायदा हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा जो सामान्य प्रचार प्रसार की गतिविधियां होती हैं रेडियो के माध्यम से, या आज हम आपके माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तो हर वो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हर वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं उसका हम लोग निरंतर उपयोग करते रहते हैं। युवाओं से खास करके हम लोग इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोग उनसे बातचीत करते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। जी, तो आई थिंक जब भी जो भी हमारे युवा मतदाता उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और अगर आपकी कोई और प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएं हो, कोई सलाह हो जो आप हमारे सर राजन सर से जानना चाहते हो या देना चाहते हो, तो आप हमें टेलीफोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करके हमसे प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अब हनी जी से जानना चाहती हूँ कि आपने शिक्षा ली और आपने शुरुआत की, आपको सम्मान भी प्राप्त हुए हैं सांसद कैलाश सोनी जी से, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम, मुझे नरसिंहपुर में एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था जी। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ मेरे देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति हुई। उसके बाद मुझे श्री कैलाश सोनी जी द्वारा स्वर कोकिला का अवार्ड प्राप्त हुआ। उन्होंने ये और संबोधित भी किया कि ऐसा लग रहा था कि साक्षात लता जी इस गीत को गा रही हैं करके, तो वो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी कि मुझे जी बहुत ही एक गौरव का विषय था, आपको स्वर कोकिला का एक सम्मान प्राप्त हुआ है। अब हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैडम, एक और देशभक्ति गीत सुनाना चाहूँगी जी। जैसा कि 75वीं वर्षगांठ हमारे स्वतंत्रता दिवस की बन ही रही है, और देशभक्ति गीत तो कहीं ना कहीं हमें देशभक्ति की तरफ और ओतप्रोत कर देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं जी। तो चलिए सुनते हैं आपका अगला गीत। प्यारा प्यारा वतन ये निराला वतन, प्यारा प्यारा वतन ये निराला वतन, चांद सूरज से उजला है अपना वतन, प्यारा प्यारा वतन ये निराला वतन, प्यारा प्यारा वतन ये निराला वतन। हम हैं भारत के इस बात पर नाज है, हम हैं भारत के इस बात पर नाज है, इस जहां में कहाँ इससे अच्छा वतन, इस जहां में कहाँ इससे अच्छा वतन, चांद सूरज से उजला है अपना वतन, प्यारा प्यारा वतन ये निराला वतन। हो वो हिंदू की मुस्लिम ईसाई सिख, हो वो हिंदू की मुस्लिम ईसाई सिख, एक है हम सभी ये है सबका वतन, एक है हम सभी ये है सबका वतन, चांद सूरज से उजला है अपना वतन, प्यारा प्यारा वतन ये निराला वतन। एक आँच इस पर ना हम मान दे, एक आँच इस पर ना हम मान दे, जान से बढ़े के प्यारा हमारा वतन, जान से बढ़े के प्यारा हमारा वतन, चांद सूरज से उजला है अपना वतन, चांद सूरज से उजला है अपना वतन, प्यारा प्यारा वतन ये निराला वतन, ये निराला वतन, ये निराला वतन। प्यारा प्यारा वतन ये निराला वतन, कहीं ना कहीं ये वाकई में आपने जो शब्द चुने हैं ये बहुत ही मतलब सटीक हैं, और एकदम से कहीं ना कहीं आप देशभक्ति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अगर इस तरह के स्वरचित गाने अगर हमारे कलाकार जो स्पेशली गाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और आपने जैसा कि आपने अपनी रचना प्रस्तुत की, तो मैं सर अब आगे आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे जो महिला वोटर्स हैं उनके लिए क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं? देखिए, जो महिला मतदाता हैं
एक तो कि हम लोग इसके लिए प्रेरित करते हैं कि महिलाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। कई मतदान केंद्रों में हम लोगों ने पाया है कि पुरुष मतदाताओं की तुलना में थोड़ा सा उनका परसेंटेज कम है। तो एक तो हम विशेष प्रयास करते हैं कि महिला मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सबसे पहले। फिर जब वो मतदान केंद्र पे मतदान करने जाती हैं तो उनके लिए अलग लाइन की व्यवस्था हो। और पुरुष मतदाता, जैसे एक पुरुष मतदाता यदि वोट करता है तो हम 2 या 3 महिला मतदाता को वोट कराते हैं। मतलब कहने का कि महिला को लाइन में ज़्यादा समय न देना पड़े, ज़्यादा वहाँ दिक्कत नहीं हो। और यदि कोई ऐसी महिला है, सपोज़ करिए जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है या छोटा बच्चा है उनके साथ, तो उनको लाइन से अलग एक सेपरेट लाइन के माध्यम से कम परेशानी हो और उनको तत्काल उनको वोट कराने का अवसर दे करके और उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं होती हैं वो तो सभी के लिए हैं, जैसे सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, आराम करने की, मैंने बैठने की, रुकने की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन ये ज़रूर विशेष ध्यान रखते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी, तो सर जैसा कि लगातार 2-3 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है और जो मौसम है वो कुछ अलग ही अंदाज में चल रहा है, तो हमारे साथ मौसम विभाग से हमारे एक अधिकारी हैं, वो हैं और फ़ोन लाइन पर हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर मुझे ये बताएं कि क्या हाल है मौसम का अगले 24 घंटों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप, हमारे जो दर्शक हमें सुन पा रहे हैं। जी मैडम, एक्चुअली क्या अभी देखिए जो एक अब बया बंगाल तो बंगाल की खाड़ी में जो बना हुआ जो कम दबाव क्षेत्र फिर विशेष कम दबाव रूप से और गहरा अवदाब और उस रूप में जैसा कि ओडिशा होकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में और उसके साथ साथ ना उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में घुसकर अभी फिलहाल देखिए कुछ दिन 24 घंटों से हम देख रहे ढंका देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी फिलहाल देखिए जो अभी गहरा अवदाब जो है अभी अवदाब के रूप जो मतलब जो डिप्रेशन के रूप से अभी भोपाल के उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है, जिसका अभी सागर के किनारे इसके कारण जो है अभी 24 घंटे से लगातार बारिश मिल रही है। अभी देखिए जो भोपाल शहरों में से कम से कम 190 मिलीमीटर तो बारिश गिर चुका है। पूरे जो मध्य प्रदेश में देखेंगे, पश्चिम मध्य प्रदेश में कल के 24 घंटों में उसके रिकॉर्ड के साथ देखेंगे 349 मतलब 350 मिलीमीटर तक बारिश मिल चुकी है, एक दिन का रिकॉर्ड है अभी देखिए। और जो उसके साथ साथ जो है ना गुना में एक पेशेंट में 283 मिलीमीटर बारिश हुई। अभी जो देखिए ये जो आज भी बारिश मतलब ये पश्चिम मध्य प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि ये जो ये अवदाब जो है अदम उसके रूप में अभी थोड़ा मतलब उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसके कारण आज देखिए जो उज्जैन संभाग में मतलब अति बारिश से अत्यंत बारिश वेरी हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल उज्जैन संभागों में और राजगढ़ जिला में होने की संभावना है। जी, तो अगले 24 घंटों में क्या आप सलाह देना चाहेंगे, क्या बारिश की स्थिति रह सकती है? अभी देखिए आज जो है ना ये पश्चिम मध्य प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। उसके साथ साथ में रेड अलर्ट दिया गया, मतलब जो उज्जैन डिवीजन में और राजस्थान में, और हवा की कभी भी तेज मतलब 30 से 40 किलोमीटर स्पीड रहने की संभावना है। आज दिन भर ऐसा मतलब ऐसा सिस्टम रहने की संभावना है। उसके साथ साथ जैसा देखिए ऑरेंज अलर्ट भी ग्वालियर नर्मदापुरम में और इंदौर संभागों में के साथ साथ जो है ना विदिशा और रायसेन और भोपाल सारे जो जिला में जो है ना एक ऑरेंज अलर्ट दिया। क्या हो गया अभी तो देखिए हवा भी तेज हवा है, लेकिन देखिए उसका अवदाब के कारण अभी तो ऐसा हम देख रहे हैं जो अवदाब इसका अवदाब का जो है ना मॉइस्चर स्पीड लगातार जो है ना अभी अरबी समुद्र से भी और बंगाल की खाड़ी समुद्र में भी दोनों तरफ से मिल रहे हैं। इसके मतलब लगातार अभी बारिश देखने के लिए मिल रही है। जी, मतलब अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना है, अभी लगातार हो सकती है बारिश। तो आप सभी को अपना ध्यान रखना है, अपने घर परिवार में जो सदस्य हैं उनका ध्यान रखिए। और आपने हमारे कार्यक्रम में आकर हमारे दर्शकों को ऑरेंज अलर्ट है और हवा भी तेज रहेगी और इसके साथ गरज के साथ बिजली और हवा सब आवाज देखने के लिए मिलेगी। जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो राजन सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो एक पोर्टल, जो वैलेट पोर्टल होता है, उसके लिए जो एक पोर्टल वैलेट जो होता है, जो उसके लिए क्या प्रावधान है और किस तरह से प्रक्रिया होती है? पोस्टल वैलेट, सॉरी। देखिए, पोस्टल बैलेट के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा आज की स्थिति में जो हमारे सर्विस वोटर्स होते हैं, सर्विस वोटर का मतलब है कि सेना के वो जवान, जैसे मध्य प्रदेश का कोई सैनिक, सेना का जवान जो बॉर्डर पे नौकरी कर रहा है, आर्मी में नौकरी कर रहा है और वो नौकरी के कारण यहाँ नहीं आ सकता मतदान के समय, तो ऐसे लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है। हम उनका मतपत्र एक तरह से यहाँ से उनके पास भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करते हैं और वो अपना मत उस पर डाल करके और वो डाक से हमें वापस करता है। तो ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं या जो आर्मी के जवान हैं, जो अपने दायित्वों के निर्वहन के कारण उस स्थान पे नहीं आ पाते जहां उनका नाम मतदाता सूची में है, उनको ये पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है। मतलब ये समय से पहले हो जाता है, जब चुनाव है या प्रक्रिया शुरू होने वाली है, समय से पहले भेजते हैं। जैसे कैंडिडेट फाइनल होता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में ये 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो तत्काल सबसे पहले पोस्टल बैलेट का मतपत्र प्रिंट होता है और वो इनको भेजा जाता है। और अभी स्थिति यह है कि जब से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली भेजना शुरू किया है, तो वो तो तत्काल एक आप कंप्यूटर के थ्रू वो चला जाता है, वहाँ उसको डाउनलोड करते हैं और उसके बाद वो उसको वहाँ से वापस भेजते हैं। तो ये प्रक्रिया बड़ी स्मूथ हो गई है अब। इसके अलावा पोस्टल बैलेट की सुविधा अभी हम लोगों ने पिछले चुनाव से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 80 साल से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं, इन दो लोगों से हम पहले पूछते हैं कि क्या आप पोस्टल बैलेट की सुविधा लेना चाहेंगे। यदि 80 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति किन्हीं कारणों से मतदान केंद्र तक अपने वृद्धावस्था के कारण नहीं जा पा रहा है, या कोई दिव्यांग व्यक्ति अपनी दिव्यांगता के कारण नहीं जा पा रहा है, तो पहले सुविधा नहीं थी, लेकिन अब ये सुविधा है। पहले उससे पूछते हैं और यदि एक फॉर्म होता है, यदि फॉर्म 12D कहते हैं, 12D, फॉर्म 12D में यदि वो ऐसा आवेदन करता है या अपनी इच्छा जताता है कि मुझे पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ दिया जाए, मैं मतदान केंद्र तक जाने में असहज महसूस कर रहा हूँ या मुझे दिक्कत आ रही है, तो फिर हम उसको घर पे उससे मतदान कराने की पोस्टल बैलेट के माध्यम से व्यवस्था करते हैं। तो ये एक सुविधा आयोग के माध्यम से दी गई है हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए और जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए। जी, तो जैसे आपने दिव्यांगों के लिए भी बताई दिया कि क्या सुविधा रखते हैं और चुनाव आयोग क्या सुविधा दे रहा है। मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि जो मतदान में जो अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी होते हैं, उनके लिए क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? देखिए, हर मतदान केंद्र पे आप ऐसे देखें तो करीब 4 तो सीधे अधिकारी लगते हैं, जिसको एक को हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, और 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा भी एक मतदान केंद्र पे 2-4 और लोग एक्स्ट्रा लगते ही हैं उसमें। तो इनकी 2 या 3 बार ट्रेनिंग की जाती है और इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था काफ़ी डिटेल ट्रेनिंग होती है। मतलब दोनों बार ट्रेनिंग इनके पूरे दिन की होती है। जिला मुख्यालय पे होती है, फिर तहसील मुख्यालय पे होती है, और इसके अतिरिक्त इनके लिए जो पुस्तिका बनती है वो होती है। और जब से अब टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर के व्हाट्सएप के माध्यम से छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जैसे पीठासीन अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, तो वीडियो के माध्यम से वो देख सकता है। कहीं भी बैठा है, घर में बैठा है, मान लें बस से वो अपने मतदान केंद्र पे जा रहा है तो देख सकता है। मतदान केंद्र पे डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके मॉड्यूल्स बने हुए हैं। एक आम गलतियां क्या हो सकती हैं किसी से, उसके मॉड्यूल्स बने हुए हैं। तो हर प्रकार से मौखिक रूप से भी ट्रेनिंग के माध्यम से प्लस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगातार निरंतर उसको ट्रेन किया जाता है, उसकी कैपेसिटी बिल्ड की जाती है और उसके संपर्क में आदमी रहता है, तो ताकि वो बड़ा स्मूथली और एरर फ्री माहौल में वो मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो सके। जी, तो मतदान के लिए जो प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए आयोग क्या कर रहा है? देखिए, मतदान का प्रतिशत आज की स्थिति में जो मध्य प्रदेश में है वो काफ़ी अच्छा है कि अराउंड 75% पोलिंग होती है हमारे। सर, मैं यहाँ आपको बीच में रोकना चाहूँगी। एक हमारे दर्शक हैं फ़ोन लाइन पर। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद हमारा संपर्क कट गया है। जैसे कि आप अपने प्रतिशत के बारे में बता रहे थे, मतदान का जो प्रतिशत है वो कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए आयोग क्या कर रहे हैं? अभी जैसे मतदान का प्रतिशत हमारे यहाँ लगभग 75% है, जो काफ़ी अच्छा फिगर है, नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है।
हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने कॉलेज के बच्चों के बारे में बात की कि हम इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से बात करते हैं। जैसे चुनाव करीब आता है, एक तो सतत प्रक्रिया है, गांव में लोगों से बातचीत चलती रहती है, लेकिन चुनाव जब करीब आता है तो जितने ऑडियो विजुअल माध्यम हो सकते हैं, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कई बार हम प्रचार रथों का उपयोग करते हैं रूट चार्ट बना करके, मोबाइल वैन के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के जो ईवीएम मशीन है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ईवीएम के माध्यम से वोट कैसे डालना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कि वो आप अपना वोट डालिए, आपका वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज फिर यद्यपि चुनाव हमारे यहाँ अगले साल है, लेकिन आपके इस माध्यम का उपयोग करके मैं ज़रूर अनुरोध करता हूँ सभी अपने जो लोग दर्शक हमें देख पा रहे हैं कि जब भी चुनाव होता है, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमें अपना मतदान का जो अधिकार हमारे पास है उसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। हमें मतदान की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, अपना मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। जी, तो हमारे साथ हनी जी भी हैं जो कि एक बहुत अच्छी गायिका हैं। आप अगला क्या गीत सुनाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? मैडम, अब जो ये गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये सुश्री लता जी द्वारा गाया हुआ है, सैनिकों को समर्पित एक गीत है। जी जी, तो चलिए सुनते हैं। सैनिकों को यानी हमारी इंडियन आर्मी को लेकर, भारतीय सेना को लेकर आपने ये गीत तैयार किया है और बहुत ही खूब ये गीत है। चलिए सुनते हैं जी। जी तो जो आज का जो गीत है वो भी बहुत खास है क्योंकि ये भारतीय सेना को लेकर आप गा रही हैं। दर्शकों को चलते चलते ये बताएं कि चुनाव में किस तरह से समझाइश दे सकते हैं। जब तक भी सांस लड़े वो, थोड़ा जब तक आप सुनना, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक ज़्यादा
जाते जाते ये बताएं कि जो मतदान है वो किस तरह से करें और आगामी मतदान आने वाला है उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? मैडम मैं आपको रोकना चाहूँगी बीच में जी, तो म्यूज़िक चलने दीजिए आप। तो जी, तो आप बताएं हमारे दर्शकों के लिए। मैं अनुरोध यही करना चाहूँगा सभी लोगों से कि अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, अपना आधार नंबर लिंक कराएं वोटर आईडी कार्ड से और चुनाव की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। जब भी मतदान का अवसर मिलता है अनिवार्यतः आवश्यक रूप से मतदान जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे बीच में सीनियर IAS ऑफिसर और मुख्य निर्वाचन आयोग से पदाधिकारी आप आए हमारे कार्यक्रम में और हमारे दर्शकों को इतनी इन्फॉर्मेशन जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आई हनी जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों यहाँ पर हम आपसे लेते हैं विदा और चलते चलते ये गीत सुनते चलिए आप, और मिलेंगे आपसे हम फिर पुनः अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।